कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है। जिस चीज़ का तुम्हें शौक है उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ और फिर तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि तुम काम कर रहे हो। हर दिन बस तुम वही करोगे जो करना तुम्हें अच्छा ही लगता है। ये सब बातें मेरे दिमाग में बचपन से ही रच बस गई थी और मैंने वही प्रोफेशन अपनाया जिसका मुझे शौक था। पर मुझे क्या पता था, इस शौक की वजह से मेरा भविष्य बनने के साथ मेरे अतीत की असलियत भी सामने आने वाली थी। मेरा नाम एरिक है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लगभग हर सोशल मीडिया जिसमें कंटेंट बनाया जा सकता है उसमें मैं अपना कंटेंट पोस्ट करता हूँ। मैं फिजूल के वीडियोस कभी नहीं डालता। मैं तो वही वीडियोस और कंटेंट बनाता हूँ जिसका मुझे हमेशा से शौक था, यानी मिस्ट्री हंटिंग। जी हाँ, बचपन से ही मुझे रहस्य और उनको सुलझाना बहुत पसंद था। बहुत सारी जासूसी और हॉरर कहानियां पढ़ी हैं मैंने, और मैं वो किताब खत्म होने से पहले ही बता देता था कि अंत में क्या होने वाला है। शायद ये मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है। बस इसी शौक की वजह से मैंने कंटेंट क्रिएटर बनने का निर्णय किया और मेरा कंटेंट देश में सुनाई जाने वाली मिस्ट्रीज पर ही होता था। मेरे इस फैसले का मेरी माँ ने भी पूरा साथ दिया। वो एक एनजीओ में काम करती हैं, सोशल वर्कर हैं। अपने पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरे चैनल का नाम भी मिस्ट्री हंटर है। बहुत हिट है मेरा चैनल, दूसरे इन्हीं तरह के सब्जेक्ट वाले चैनलों से हटकर जो है। जहां दूसरे चैनल वाले बस अपने घर या स्टूडियो में बैठकर इंटरनेट में सर्फिंग करके या फिर चैट जीपीटी से जानकारी निकालकर वीडियो बनाते हैं, वहीं मैं खुद उन रहस्यों वाली जगहों पर जाकर वीडियोस बनाता हूँ। और दूसरों की तरह मैं बस लाइक्स या व्यूज के लिए नहीं, बल्कि रहस्य को सुलझाने के इरादे से वीडियो बनाता हूँ। नो नॉनसेंस। मेरे बनाए वीडियो भी कभी किसी क्लिफ हैंगर पर खत्म नहीं होते। उनको मैं नतीजे पर पहुंचा कर ही अपलोड करता हूं। या तो वो रहस्य सॉल्व होगा या फिर वो फेक होगा, सारे सबूतों के साथ। शायद इसलिए लोग मेरा चैनल बहुत पसंद करते हैं। अपने कंटेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे अक्सर एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता था। माँ के एनजीओ और सोशल वर्कर होने की वजह से उनकी और मेरी हर शहर में बहुत पहचान है। सो मेरे रहने की व्यवस्था कहीं पर भी बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसे ही अपने एक वीडियो के चक्कर में मैं एक शहर में रुका हुआ था। मेरा उस शहर में काम और मेरा वीडियो दोनों ही खत्म होने वाले थे। तो मैं उसकी एडिटिंग करने के साथ साथ नए कंटेंट के लिए टॉपिक भी ढूंढ रहा था। मैंने बहुत सारे ऐसे फोरम और वेबसाइट्स पर सब्सक्राइब किया हुआ है जो इन्हीं तरह के टॉपिक पर छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो जब तक वीडियो एडिटिंग हो रही थी, मैं बस यूं ही एक फोरम की पोस्ट पढ़ने लगा। ये पहली बार था जब मैंने उस शहर का नाम सुना, सेंट सिटी। सेंट सिटी यानी संत का शहर या फिर संतों का शहर। जो भी था, नाम में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना इसकी मिस्ट्री पर। उस शहर के बारे में एक अनोखी बात लिखी थी। कहते हैं ये शहर 25 साल पहले धरती से पूरी तरह गायब हो गया। इसका कोई नामो निशान नहीं बचा। सारी बिल्डिंग, सड़क, पेड़ पौधे सब कुछ गायब हो गए। जहां पर इस शहर के होने का दावा किया जाता है, वहां पर अब बस जंगल है। और शहर में रहने वाले वो लोग, वो भी गायब हो गए। लेकिन सारे लोग नहीं। आज भी कुछ लोग हैं जिनका दावा है कि वो शहर सच में था और वो लोग वहां रहते थे। उन्हें उस शहर की धुंधली धुंधली याद है। लेकिन रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी हैं, या फिर कहना चाहिए ऐसे परिवार हैं, जिनका एक सदस्य कहता है कि हम सपरिवार वहां रहा करते थे और उसी परिवार के दूसरे लोगों को उस शहर की कोई याद नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने तो इस शहर का नाम आज तक कभी सुना ही नहीं है, रहना तो दूर की बात। मतलब एक ही परिवार का एक इंसान कह रहा है कि हम रहते थे और दूसरा बोलते हैं कि हम नहीं रहते थे। और ऐसा बोलने वाला एक परिवार नहीं है, बल्कि दसियों परिवार है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं
और कहते हैं कि हम सेंट सिटी में पड़ोसी थे। वहीं परिवार के बाकी लोग ये कहते हैं कि हमने तो इन लोगों को पहले कभी देखा ही नहीं है। बड़ा अजीब सा था सब कुछ। शायद ये कोई बहुत बड़ा मजाक था या फिर एक फेक पोस्ट। सुपर नेचुरल एंगल तो मैं सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि सुपर नेचुरल मिस्ट्री में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि मेरे अनुभव में जितनी भी सुपर नेचुरल मिस्ट्री मैंने इन्वेस्टिगेट की, वो सारी की सारी फेक निकली। समय और पैसे दोनों की बर्बादी। ये केस वैसे तो मैंने नजरअंदाज ही कर दिया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि इस शहर के जहां होने की बातें की जा रही है, वो यहां से महज 90 किलोमीटर दूर था। जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं था। सुपरनैचुरल तो क्या होना था, कम से कम मैं इनका भांटा फोड़ तो कर सकता था। मैंने ऐसे ही कुछ सोचा और सुबह वहां पर एक नजर मारने का फैसला किया। सुबह सुबह मैं जल्दी निकला, शायद 4:30 या 5:30 बजे। मेरी खुद की गाड़ी थी। उस तथाकथित शहर के पास पहुंचने में मुझे 2 से 3 घंटे लगे। सड़क अब उस दिशा में खत्म हो रही थी और जंगल शुरू हो रहा था। गाड़ी और आगे ले जाना मुमकिन नहीं था। मैंने देखा वहां पर सड़क के किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। वहां पर कुछ लोग खा पी रहे थे और कुछ गाड़ियां भी लगी हुई थी। मैंने भी वहीं पर गाड़ी लगा दी और कॉफी के लिए बैठ गया। जो वेटर मुझे कॉफी देने आया, मैंने उससे ही पूछा, ये सेंट सिटी? मेरे आगे कुछ बोलने से पहले ही उसने जंगल की तरफ इशारा किया। उस तरफ अंदर 2 किलोमीटर पैदल जाओ, जो जगह आएगी वहीं पर कहा जाता है कि वो शहर था। तो क्या कभी किसी को कुछ मिला? मैंने उससे पूछा। कुछ होगा तो मिलेगा ना। यहां पर जितने भी लोग बैठे दिख रहे हैं ना, सब उसी शहर को ढूंढने के लिए आए हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, लेकिन ये शहर नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान तो होते हैं ना, तो वो मिल सकते हैं, लेकिन ये शहर कभी था ही नहीं तो मिलेगा कैसे? उस वेटर ने जैसे सबका मजाक उड़ाते हुए कहा। मेरा वैसे भी मन नहीं था इस मिस्ट्री पर ध्यान देने का। उस वेटर की बातों ने मेरा मन और भी विरक्त कर दिया। अब तो बस यही था कि मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि ये सब एक ढोंग है। हाँ, एक क्लू जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये कि ऐसी अफवाहों से शायद कोई इस जगह को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाह रहा हो, ताकि उसका कोई बिजनेस चले। आखिर जंगल के इस कोने में जो इतने लोग आए हैं, वो इसी अफवाह की वजह से तो आए हैं। कॉफी के साथ मैंने लगे हाथों नाश्ता भी कर लिया। अभी सुबह के 7 बज रहे थे। ठंडियों का सीजन था, तो अंधेरा अभी भी था और हलचल तो वैसे भी कम थी। मैंने अपनी गाड़ी से टॉर्च निकाली और उस वेटर की बताई जगह पर जाने लगा। 2 किलोमीटर। उसने 2 किलोमीटर अंदर जाने के लिए कहा था। बस यहीं तक जाना था मुझे, और जाने वालों में मैं अकेला नहीं था। मेरे आगे 2 लोग, मतलब एक कपल, और मेरे पीछे कुछ दूरी पर एक और लड़का भी था। हम में से कोई किसी को नहीं जानता था। बस हम खुद उस जगह को देखना चाहते थे जहां पर इस शहर के होने का दावा किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, धुंध और भी गहरी होने लगी। सर्दियों की धुंध थी ये, जो जंगल के घने होते होते और भी गहरी होती जा रही थी। थोड़ा और आगे जाने पर तो ऐसा घना कोहरा आ गया कि अब मैं अपने सामने जाते हुए उस कपल को मुश्किल से देख पा रहा था। वो हल्के हल्के से जाते हुए अभी भी दिख रहे थे, पर उनकी आवाज अभी भी आ रही थी, उनके आपस में बात करने की और उनके चलने की। 10 मिनट बाद तो कोहरा इतना गहरा हो गया कि अब वो मुझे दिखना पूरी तरह से बंद हो गए। सिर्फ उनकी आवाज की वजह से पता चल रहा था कि वो मेरे आगे हैं। 5 मिनट और बीत गए। अब उनकी आवाज भी धीमी होने लगी। मुझे लगा शायद मैं पीछे छूट रहा हूं। मैंने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी, फिर भी उनकी आवाज कम होती रही, जैसे वो मुझसे दूर जा रहे हों। मैं तो अब लगभग भागने लगा, पर मैं उनके पास नहीं जा सका। शायद उन्होंने कोई मोड़ ले लिया और कहीं और चले गए। धुंध में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं। मैं जंगल और धुंध में भटक चुका था।
मैंने आवाज़ें दी, शायद वो लोग सुन ले और जवाब में मुझे भी आवाज़ दें और फिर मैं आवाज़ की दिशा में ही भागूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे आवाज़ लगाने का किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इस फिजूल की मिस्ट्री के चक्कर में मैं कहां फंस गया था। मैंने बस अब वापस जाने का फैसला किया। मेरे हिसाब से जहां से मैं आया था उसी दिशा में मैं वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर धुंध कम होने लगी। मुझे सांत्वना मिली कि मैं सही जा रहा हूं। कुछ ही देर में अब मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। धुंध कम होने से अब मुझे जंगल और रास्ता थोड़ा साफ दिखाई देने लगा था और तब जाकर एक सच्चाई ने मुझे झकझोर दिया। ये वो रास्ता नहीं था जहां से मैं आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, वापस जाऊं या आगे बढ़ता रहूं। बदहवासी में दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। 2 मिनट गहरी सांस लेकर मैंने अपने आप को शांत किया, तब जाकर दिमाग थोड़ा चला। अगर धुंध कम हो रही है तो मतलब मैं जंगल में बाहर ही जा रहा हूं। हाँ, हो सकता है कि जहां से आया एग्जैक्टली वहां से ना निकलूं, लेकिन उसके आसपास ही कहीं से निकलूंगा। बस सड़क और गाड़ियों की आवाज का ध्यान रखना है मुझे। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और आगे बढ़ता गया। धुंध अब और कम नहीं हो रही थी। मेरा दिल मायूसी की तरफ बढ़ रहा था। तभी मुझे कुछ दिखा। ये जैसे एक बोर्ड था, जैसा सड़क के किनारे लगा होता है, जिस पर तरह तरह की सूचना लिखी होती है, जैसे कौन सा शहर यहाँ से कितनी दूर है, आगे रास्ता टूटा है, आगे चढ़ाई है, ढलान है, इत्यादि। मैं जल्दी से उस बोर्ड के पास पहुंचा। उसके बगल में सच में एक सड़क भी थी। मैं शायद सुरक्षित था। जब मैंने बोर्ड पढ़ा तो मेरी सांसें गले में ही अटक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डरूं या खुश हो जाऊं। उस बोर्ड पर लिखा था सेंट सिटी 500 मीटर्स। ये कैसे हो सकता था? तो क्या यह शहर सच में है? जिस शहर को कोई नहीं ढूंढ पाया, क्या मैंने उसे सच में ढूंढ लिया था, वो भी इस कोहरे में भटकने की वजह से? पर इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता। कोहरा साल में हमेशा थोड़े रहता है। वो तो बस अभी ठंडियां हैं इसलिए है, और इस शहर को तो लोग साल भर ढूंढते ही रहते हैं। कुछ पल मैं उसी बोर्ड के सामने खड़ा रहा और मन में खुद से ही सवाल जवाब करता रहा। फिर मैं आगे बढ़ गया। इतना आ ही गया हूं तो 500 मीटर और सही, देखूं तो क्या सच में आगे कोई शहर है। मुझे पूरा 500 मीटर भी नहीं जाना पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने के बाद मेरे सवाल का जवाब मेरे सामने था। धुंध में भी दूर एक शहर की आकृति दिख रही थी। ऊंची बिल्डिंग से साफ समझ में आ रही थी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। आखिर 5 और मिनट के बाद मैं वहीं था। सेंट सिटी, खोया हुआ शहर। पिछले 25 सालों में मैं पहला इंसान बन चुका था जो इस शहर में आया, और पहला इंसान जिसने इस खोए हुए शहर को ढूंढा। मैंने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। शहर में भी हर तरफ धुंध थी। किन्हीं गलियों में कुछ ज्यादा और किन्हीं गलियों में कम। सारी बिल्डिंग, होर्डिंग्स, सड़कों और दुकानों को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वाकई ये शहर सालों से वीरान पड़ा है। सब कुछ पुराना, उखड़ा हुआ, जंग खाया और वनस्पतियों से घिरा हुआ था। पर कुछ और भी था। वीरान शहर होना एक बात है, लेकिन यहां पर कुछ और भी था। एक अजीब तरह की मनहूसियत। मुझे ऊपर बिल्डिंग से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे छत पर कोई हो, उसके चलने की आवाज। शायद कोई जानवर हो, बंदर, लेकिन तेंदुआ भी तो हो सकता है। आखिर जंगल है ये। मैं और भी चौकन्ना हो गया। अगर तेंदुआ है तो वो पीछे से हमला करेगा। मुझे चौकन्ना रहना था। मैं और धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा, इस तरह से कि मेरे कदमों की कोई आवाज ना हो, ताकि मेरी मौजूदगी का किसी को पता ना चले और मैं दूसरों के द्वारा की गई हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकूं। मैं अपने आसपास की सभी चीजों को और भी बारीकी से नोट करने लगा।
मेरा ध्यान एक और बात पर गया। सभी दुकानें, बिल्डिंगें या कोई भी ऐसा ढांचा जिसमें दरवाजा हो और अंदर जाया जा सकता हो, वो बंद था। सब कुछ। मेरा मन तो कर रहा था कि उनको खोलने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने ऐसा किया तो दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज हो सकती है, और जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा है या कर सकता है, उन्हें मेरी मौजूदगी का पता चल जाएगा। आखिर थोड़ा और आगे जाने पर मुझे एक बिल्डिंग दिखी जिसके अंदर जाने का दरवाजा खुला था। देखने से ये बिल्डिंग पुराने जमाने की रेसिडेंशियल बिल्डिंग लग रही थी। ऐसी बिल्डिंग जिसमें लोग फ्लैट्स में रहते हों। धीमे कदमों के साथ मैं उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया। ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। सावधानी से चढ़ते हुए मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया। सारे फ्लैट्स के दरवाजे भी बंद, एकदम लॉक्ड थे। मैं वहीं कॉरिडोर में बैठ गया और आसपास होने वाली हलचल सुनने की कोशिश करने लगा। अगर कोई मेरा पीछा कर रहा था तो मैं बस यही चाहता था कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। 20 मिनट तक मैं वहीं दुबका रहा। कम से कम मेरे अनुमान के हिसाब से 20 मिनट हो गए होंगे। जो भी हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। शायद बाहर निकलना अब ठीक था। मैं उठा और धीरे से नीचे उतरने के लिए हुआ। तभी मेरी नजर सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर गई। ये दरवाजा भी बंद था, बाकियों की तरह, लेकिन उस पर एक कागज चिपका हुआ था और उसमें कुछ लिखा था। यह हाथ से लिखा हुआ एक नोट था। मैं उस नोट को पढ़ने लगा। एलेक्स, कल रात जो कुछ भी हुआ, मुझे मेरी गलती का अंदाजा है और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है, पिछले 2 सालों से मेरी हालत नॉर्मल नहीं है। मैं सब कुछ नॉर्मल करना चाहती हूँ। अपनी गलती सुधारने मैं तुम्हारे फ्लैट में आई थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, बल्कि कहीं भी कोई नहीं है। पूरा शहर सुनसान पड़ा है और हर जगह ये अजीब सा कोहरा है। शायद रातों रात कुछ हुआ हो। जो भी हो, मैं वापस यहाँ अपने फ्लैट में अपना कुछ सामान लेने आई थी और अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अगर शहर में कोई इमरजेंसी हुई है तो वहां पर लोग मिल जाएंगे। अगर तुम यहाँ पर आओ तो फ्लैट में मेरा इंतजार करना। चाबी तो तुम्हारे पास है ही। अगर मैं काफी समय तक वापस ना आऊं तो तुम पुलिस स्टेशन में आ जाना। मैं वहीं पर मिलूंगी। साइंड, माया। माया, ये किसी माया नाम की लड़की ने लिखा था, शायद अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के नाम। बीती रात उनकी लड़ाई हो गई होगी और अब वो उससे माफी मांगने के लिए उसे ढूंढ रही है। ऐसा तो होता ही रहता है रिलेशनशिप में। लेकिन इस नोट से एक बात साफ लग रही थी। जब ये नोट लिखा गया और जब इनकी लड़ाई हुई होगी तो शायद वो वही रात या वही सुबह होगी जब ये शहर गायब हुआ। जिस हिसाब से उसने लिखा है कि कहीं भी कोई नहीं है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब ये नोट 25 साल पहले लिखा गया है और अभी तक दरवाजे पर ही चिपका हुआ है। मतलब ये एलेक्स वापस आया ही नहीं। ये नोट एलेक्स के काम तो शायद नहीं आया, लेकिन मेरे काम आ सकता था। इस नोट से साफ समझ में आ रहा था कि इस शहर के गायब होने से एक रात पहले यहां पर कुछ हुआ था। ये नोट एक चश्मदीद के द्वारा लिखा गया था, जिसने सब कुछ देखा कि यहां पर क्या हुआ। अगर मुझे ऐसे ही और क्लूज मिल जाएं, तो शायद मैं 25 साल पुरानी ये मिस्ट्री सॉल्व कर दूं। मैं रोमांचित हो उठा। अगर अगला क्लू कहीं मिल सकता था तो इस नोट में बताए गए इस पुलिस स्टेशन पर। उत्साह और सावधानी के साथ मैं नीचे उतरा। वो पुलिस स्टेशन कहाँ है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। इस कोहरे में दिखना वैसे भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैं जोखिम लेने के लिए तैयार था। धीरे धीरे ही सही, मैं चलूंगा और इस पुलिस स्टेशन को ढूंढ ही लूंगा, मैंने सोच लिया था। कुछ 1 घंटा और चलने के बाद आखिर मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखा और इसका दरवाजा खुला भी हुआ था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो लड़की माया यहीं पर आई होगी।
थोड़े तेज और उत्साहित कदमों के साथ मैं अंदर दाखिल हुआ, पर चौकन्ना मैं अभी भी था। अब मुझे यहाँ कोई अगला क्लू तलाशना था जो इस ओर इशारा कर सके कि यहाँ इस शहर में उस रात क्या हुआ था। और शायद किस्मत मेरे साथ थी। मुझे ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा और मुझे एक और हाथ से लिखा हुआ नोट दिखाई दिया, उसी तरह का कागज जैसा दरवाजे पर चिपका हुआ था। ये नोट पुलिस स्टेशन पर घुसते ही साथ जैसे इंक्वायरी वाले काउंटर पर रखा था कि कोई भी अगर आए तो इस पर उसकी नजर पड़े ही। पर इस बार उस नोट के साथ कुछ और भी रखा था, एक पिस्टल और कुछ गोलियां। मैंने नोट उठाया और उसे पढ़ने लगा। एलेक्स, इस शहर में कुछ तो गड़बड़ है। बीती रात कुछ तो हुआ है जिस वजह से ये पूरा शहर सुनसान हो रखा है। मैं तो यहाँ स्टेशन में मदद के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। जो भी एक दो मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में मिले वो इंसान नहीं है। बाहर निकलना खतरनाक है। इस नोट के साथ मैं पिस्टल और कुछ गोलियां रख रही हूँ। इन्हें लो और वापस फ्लैट जाओ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। शायद ये कोई बीमारी है। अगर ऐसा है तो हॉस्पिटल में मुझे कुछ लोग मिल सकते हैं, पर तुम वहां पर मत आना। ये गन लो और वापस जाओ। याद रखो, अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो इंसान जैसा दिखता हो लेकिन इंसान जैसी हरकत ना कर रहा हो, तो उसे गोली मार देना। बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत दिखाना। साइंड, माया। ये कैसा मैसेज था? मतलब माया क्या कहना चाह रही थी वो तो मैं समझ गया, लेकिन बीमारी? क्या इस शहर और इस शहर के लोगों के गायब होने से पहले कोई बीमारी फैल गई थी जिस वजह से ये सब गायब हो गए? और सीधा गोली मार देने की बात। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरे मन में हो रहे इस सवाल जवाब को एक आवाज ने तोड़ा। ये आवाज यकीनन किसी के चलने और जैसे कुछ चबाने की थी। पुलिस स्टेशन के पिछले कमरों में कोई था। अंदर जाने से पहले मैंने कुछ सोचकर वो गन और गोलियां उठा ली, पर मैं उम्मीद कर रहा था कि उसे चलाने की नौबत ना आए। धीरे कदमों और पिस्टल को सामने की तरफ तानकर मैं आवाज की दिशा में चलने लगा। 2 मिनट में ही वो आवाज करने वाला मेरे सामने था। ये एक पुलिस ऑफिसर था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो फर्श पर कुछ देख रहा था, या फिर शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। उसकी यूनिफॉर्म से मैं समझ गया था कि ये एक पुलिस ऑफिसर है। मैंने उसे आवाज दी, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। वो ऑफिसर धीरे से मेरी तरफ मुड़ा और उसको देखकर मेरे गले से हल्की चीख निकली, जो डर की वजह से जैसे गले में ही अटक कर रह गई। ये जो मेरे सामने था उसने पहनी तो पुलिस की यूनिफॉर्म थी और पीछे से देखने से वो इंसान लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा कहीं से भी इंसानी नहीं था। उसका चेहरा तो जैसे गला हुआ था और उसके मुंह में कुछ लाल रंग का लगा हुआ था, और वो नीचे कुछ ढूंढ नहीं रहा था। नीचे कुछ पड़ा था जिसे वो खा रहा था। एक लाश। वो फर्श पर पड़ी एक लाश को खा रहा था और उसके मुंह पर जो लाल रंग लगा था वो खून था। मुझे देखकर अब वो उस लाश को छोड़कर उठने लगा और उठने के बाद वो मेरी तरफ चलने लगा। उसके चलने का तरीका भी किसी भी एंगल से इंसानी नहीं था। मेरी तरफ बढ़ते हुए उसके मुंह से बेहद डरावनी आवाज आ रही थी। मुझे माया का लिखा वो नोट याद आ गया, गोली मारने में हिचकिचाहट मत दिखाना। मैंने पिस्टल से उसके ऊपर निशाना लगाया और गोली चला दी। 3 गोलियां लगी उसके शरीर में। उन गोलियों से उसे बस हल्का सा धक्का ही लग रहा था। मैंने उसके सिर में गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा निशाना नहीं लग पाया। वो मेरी तरफ धीरे धीरे चला आ रहा था और गोलियां चलाना मुझे बेकार लग रहा था। वहां से भागना ही मैंने सबसे उचित समझा। मैं भागकर सीधा स्टेशन से बाहर निकल गया। बाहर से मैंने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। बगल में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाकर मैंने दरवाजे के दोनों हैंडल्स के बीच में फंसा दिया, ताकि दरवाजा और अधिक मजबूती से बंद रहे। वो ऑफिसर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक आया
उसने एक दो बार दरवाजा खोलने की असफल कोशिश की और उसके बाद वो वापस चला गया। वो क्या था मैं समझ चुका था, शायद अब तक आप भी समझ गए होंगे। वो एक ज़ॉम्बी था, एक जिंदा लाश। मैं अब डॉट्स को कनेक्ट करने लगा। माया के नोट के मुताबिक शहर में शायद कोई बीमारी फैली थी। यकीनन उस बीमारी की वजह से शहर के लोग ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन माया, वो तो ठीक थी, कम से कम पुलिस स्टेशन से निकलने तक। उसने नोट में लिखा था कि वो हॉस्पिटल जा रही है। मेरे लिए भी सबसे बेहतर यही था कि मैं भी वहीं पर जाऊं जहां जहां माया गई थी। सेंट सिटी के रहस्य को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका यही था। लेकिन जो थोड़ा बहुत राज मेरे सामने खुल चुका था, उससे एक डरावना सच भी उजागर हुआ था। अगर यहां एक ज़ॉम्बी है तो और भी हो सकते हैं। मैं इस शहर में सुरक्षित बिल्कुल नहीं था।